Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में स्वागत है। आज हम भारतीय राजव्यवस्था के एक बहुत ही दिलचस्प और हाँ कभी-कभी थोड़े जटिल लगने वाले हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। ये संविधान के पार्ट 21 में आर्टिकल्स 371 से लेके 371 जे तक दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये अक्सर एस्पिरेंट्स को थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। सही कहा। भारत की जबरदस्त विविधता और हमारे संघीय ढांचे की आप कह सकते हैं पेचीदगियों को देखते हुए संविधान बनाने वालों ने ये महसूस किया कि भाई कुछ राज्यों की विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक परिस्थितियों के लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी। हाँ। इसी को हम एसिमेट्रिक फेडरलिज्म यानी असमित संघवाद का एक क्लासिक उदाहरण कह सकते हैं। बिल्कुल। और यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से देखें तो इन प्रावधानों की गहरी समझ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, ये तो है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि एम लक्ष्मीकांत के अध्याय 77 के आधार पर इन सारे प्रावधानों को आसान भाषा में समझें, उनके पीछे की सोच को जानें और परीक्षा के लिए कौन से तथ्य और विश्लेषण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन्हें उजागर करें। अच्छा, ये प्रावधान दिखाते हैं कि हमारा संविधान कितना लचीला और अकोमोडेटिव है। तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 371 से। ये महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ खास इलाकों के लिए विशेष व्यवस्था करता है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव है रीजनल इम्बैलेंस यानी क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। हाँ, ये पहला ही है इस सीरीज में। अक्सर मेंस में सवाल उठता है और ये सोचने वाली बात भी है, क्या आर्टिकल 371 के तहत जो डेवलपमेंट बोर्ड्स बने वो महाराष्ट्र और गुजरात में क्षेत्रीय असमानताओं को एड्रेस करने में वाकई कारगर साबित हुए हैं? इसका एक बैलेंस्ड इवैल्यूएशन जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है। एनालिसिस ये कहता है कि ये प्रावधान प्रेसिडेंट को ये अधिकार देते हैं कि वे गवर्नर पर कुछ विशेष जिम्मेदारियां डालें जी। जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठावाड़ा। हाँ। और गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग अलग डेवलपमेंट बोर्ड्स की स्थापना करना। सही। इन बोर्ड्स के काम की एक सालाना रिपोर्ट राज्य विधानसभा के सामने भी रखी जाती है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी के लिए। हाँ, मकसद साफ है, इन पिछड़े माने जाने वाले क्षेत्रों का समान और न्यायपूर्ण विकास सुनिश्चित करना और विकास के लिए फंड्स का इक्विटेबल एलोकेशन करना। और ये एस्पिरेंट्स के लिए जानना जरूरी है कि देखिए इन बोर्ड्स को स्थापित करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास है, जो गवर्नर को निर्देश देते हैं। अच्छा। ये बोर्ड्स बनाने के अलावा गवर्नर की ये भी जिम्मेदारी है कि इन क्षेत्रों के लोगों को टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिले। ओके। और राज्य सरकार की नौकरियों में भी उनके लिए उचित अवसर हों। और एक और बात, संविधान में ये प्रावधान मूल रूप से नहीं थे। इन्हें 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से जोड़ा गया और फिर बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के बाद महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अडेप्ट किया गया। हाँ, ये जानना महत्वपूर्ण है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट तो साफ है, इक्विटेबल डेवलपमेंट, लेकिन जमीनी हकीकत में इन बोर्ड्स की इफेक्टिवनेस कितनी रही है, ये हमेशा बहस का विषय रहा है। बिल्कुल। क्या ये वाकई उन क्षेत्रों की तकदीर बदल पाए हैं या फिर ये महज सांकेतिक संस्थाएं बनकर रह गई हैं? ये सवाल इवैल्यूएशन के लिए अहम है। बिल्कुल, मेंस के लिए अच्छा पॉइंट है ये। तो ये थी महाराष्ट्र और गुजरात की कहानी, जहां मुख्य चिंता क्षेत्रीय विकास की थी। लेकिन अगर हम भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर देखें तो वहां के विशेष प्रावधानों का सरोकार ज्यादातर जनजातीय संस्कृति, उनकी पहचान की सुरक्षा और कई बार कानून व्यवस्था से जुड़ा है। हाँ, वहाँ का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। इनमें सबसे ज्यादा विस्तृत और शायद सबसे चर्चित प्रावधान नागालैंड के लिए आर्टिकल 371 ए में मिलते हैं। बिल्कुल। और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये नोट करना चाहिए कि आर्टिकल 371 ए को 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के जरिए संविधान में शामिल किया गया था, जब नागालैंड राज्य बन रहा था। हाँ, 1962। इसके तहत कई खास बातें हैं। पहली,
पार्लियामेंट का कोई भी कानून जो नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, उनके पारंपरिक कानून और प्रक्रिया, कस्टमरी लॉ के हिसाब से होने वाले नागरिक और आपराधिक न्याय प्रशासन या फिर जमीन और उसके संसाधनों के मालिकाना हक और हस्तांतरण से जुड़ा हो, वो नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा करने का फैसला न ले। बाप रे, तो बहुत बड़ी स्वायत्ता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी है। सही कहा, ये लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी का एक मजबूत उदाहरण है। ये नागालैंड के बनने के पीछे के ऐतिहासिक समझौते और नागा लोगों की विशिष्ट पहचान को संवैधानिक मान्यता देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है गवर्नर की विशेष जिम्मेदारी। नागालैंड में खासकर तुइनसांग जिले को लेकर आंतरिक गड़बड़ी के चलते कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। हाँ, यहाँ दिलचस्प ये है कि इस जिम्मेदारी को निभाते हुए गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से सलाह लेने के बाद अपने इंडिविजुअल जजमेंट यानी स्वविवेक से काम करते हैं और उनका फैसला अंतिम होता है। इंडिविजुअल जजमेंट, हाँ, मतलब वो बाध्य नहीं है सलाह मानने को। बिल्कुल नहीं। और ये जिम्मेदारी तब तक रहती है जब तक प्रेसिडेंट निर्देश दें। यहाँ पर गवर्नर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल जजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि इन खास मामलों में गवर्नर राज्य सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि स्थिति का आकलन करके अपना निर्णय ले सकते हैं। करेक्ट। ये दिखाता है कि केंद्र सरकार नागालैंड की स्थिति को लेकर कितनी संवेदनशील रही है। तीसरी बात, तुनसांग जिले के प्रशासन के लिए एक 35 सदस्यों वाली रीजनल काउंसिल का भी प्रावधान है। अच्छा, रीजनल काउंसिल भी। हाँ, और गवर्नर ही इसके गठन और कामकाज के नियम बनाते हैं। साथ ही राज्य मंत्रिमंडल में एक मंत्री तुनसांग मामलों के लिए भी होता है, जो उसी जिले के विधायकों में से चुना जाता है। ओहो, तो तुनसांग का काफी विशेष दर्जा है। बिल्कुल। तो कुल मिला के आर्टिकल 371A इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी के बीच एक बहुत ही कह सकते हैं नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। हाँ, ये नागालैंड के भारत संघ में विलय की विशेष परिस्थितियों का नतीजा है। What's fascinating here is the inherent tension। मतलब एक सवाल उठता है क्या? कि ये विशेष शक्तियां, खासकर गवर्नर की लॉ एंड ऑर्डर वाली, क्या हमेशा अपने मकसद में कामयाब रही हैं या फिर कई बार इन पर राजनीतिक खींचतान और केंद्र राज्य संबंधों में तनाव पैदा करने के आरोप भी लगे हैं? हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। इस पर लगातार बहस होती रहती है। निश्चित रूप से इन प्रावधानों का कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन संवैधानिक मंशा यही थी कि एक यूनिक सिचुएशन को यूनिक तरीके से हैंडल किया जाए। अच्छा, इसी तर्ज पर नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों के लिए भी प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 371B, वो असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विधानसभा की एक समिति बनाने का प्रावधान करता है। हाँ, और आर्टिकल 371C मणिपुर के पहाड़ी इलाकों हिल एरियाज के लिए ऐसी ही एक समिति का प्रावधान करता है, जिसमें उन इलाकों से चुने गए विधायक होते हैं। अच्छा, मणिपुर के हिल एरियाज के लिए। हाँ, यहाँ भी गवर्नर की विशेष जिम्मेदारी है कि वे इस समिति का सही कामकाज सुनिश्चित करें। हाँ, और प्रेसिडेंट को सालाना रिपोर्ट भेजें। बिल्कुल। आगे बढ़ें तो मिजोरम के लिए आर्टिकल 371G है। ये मीजो कस्टमरी लॉ, उनकी न्याय प्रक्रिया, जमीन के मालिकाना हक वगैरह से जुड़े मामलों में संसद के कानूनों की एप्लीकेबिलिटी को स्टेट असेंबली के निर्णय पर छोड़ता है, काफी हद तक नागालैंड की तरह। हाँ, सिमिलर पैटर्न है। और इसमें यह भी है कि मिजोरम विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे। 40, ओके। इसी तरह आर्टिकल 371H अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी देता है, जो प्रेसिडेंट के निर्देश पर खत्म हो सकती है। अरुणाचल के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर? हाँ, यहां भी गवर्नर अपने इंडिविजुअल जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं और अरुणाचल विधानसभा के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 30 तय की गई है। 30, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के इन प्रावधानों 371A, B, C, G, H को देखें तो एक पैटर्न उभरता है। जनजातीय पहचान और अधिकारों की सुरक्षा, स्थानीय स्वायत्तता को जगह देना, हाँ, और कुछ मामलों में शांति और व्यवस्था के लिए गवर्नर को विशेष शक्तियां देना। ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का एक और आयाम है। बिल्कुल। सिक्किम का भारत में विलय अपने आप में एक खास कहानी है और ये आर्टिकल 371F के प्रावधानों में साफ झलकता है। मेंस में ये सवाल बन सकता है कि आर्टिकल 371F कैसे सिक्किम के भारत संघ में शामिल होने की विशेष शर्तों और उसके स्टेटस को दर्शाता है। बिल्कुल।
और यहाँ प्रीलिम्स के लिए जरूरी तथ्य ये है कि आर्टिकल 371F को 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के जरिए जोड़ा गया। हाँ, 1975 36 संशोधन। बिल्कुल, जिसने सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया। बिल्कुल। इसके कुछ की प्रोविजंस हैं। पहला, सिक्किम विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। 30 यहाँ भी? हाँ। दूसरा, लोकसभा में सिक्किम के लिए एक ही सीट है और पूरा राज्य ही एक संसदीय क्षेत्र है। तीसरा, संसद को यह अधिकार है कि वो सिक्किम विधानसभा में राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सीटों का आरक्षण कर सकती है। ये आरक्षण वाला प्रावधान काफी महत्वपूर्ण है ना? सिक्किम के विशेष सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखता है। बिल्कुल। चौथा, गवर्नर के पास शांति बनाए रखने और राज्य के सभी वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए विशेष जिम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ भी गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, लेकिन ये जिम्मेदारी प्रेसिडेंट के निर्देश पर खत्म हो सकती है और इसे निभाते हुए गवर्नर अपने विवेक, डिस्क्रेशन से काम करते हैं। पांचवां, सिक्किम में भारत में विलय से पहले जो कानून लागू थे वो तब तक जारी रहेंगे जब तक संसद उन्हें बदल न दे। What I find fascinating about the Sikkim provisions 371F is how they essentially wrote the unique terms of its accession into the constitution itself. ये दिखाता है कि भारतीय संघवाद जरूरत पड़ने पर कितना लचीला हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और अलग-अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले क्षेत्रों को उनकी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए कैसे अपने में समाहित कर सकता है। सही कहा, बहुत यूनिक केस है सिक्किम का। अब हम उन प्रावधानों की ओर बढ़ते हैं जिनका उद्देश्य कुछ राज्यों में विकास की विशिष्ट जरूरतों या सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना है। इसका एक अपेक्षाकृत हालिया उदाहरण कर्नाटक है, जिसके लिए आर्टिकल 371J जोड़ा गया। हाँ, ये 98th अमेंडमेंट एक्ट 2012 से आया। 2012। अच्छा। ये प्राविधान हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र के लिए है, जिसमें 6 जिले आते हैं: गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कोपाल, यादगीर और बेलारी। हालांकि अब इसमें विजयनगर भी शामिल है। हाँ, वो नया जिला बना है। इसके तहत मुख्य बातें हैं। पहला, प्रेसिडेंट गवर्नर को इस क्षेत्र के लिए एक अलग डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित करने का अधिकार दे सकते हैं। डेवलपमेंट बोर्ड? फिर से। हाँ। दूसरा, इस बोर्ड के कामकाज पर सालाना रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी। ये काफी कुछ आर्टिकल 71 जैसा लग रहा है, महाराष्ट्र और गुजरात के संदर्भ में। बिल्कुल, स्ट्रक्चर वैसा ही है। तीसरा और महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि इस क्षेत्र के छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण किया जा सकता है। अच्छा, रिजर्वेशन? हाँ, रिजर्वेशन। और इसी क्षेत्र के निवासियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में भी आरक्षण का प्रावधान हो सकता है। नौकरियों में भी। ओके। चौथा, गवर्नर की ये विशेष जिम्मेदारी है कि वो बोर्ड का गठन सुनिश्चित करें, विकास कार्यों के लिए फंड्स का समान बंटवारा हो और आरक्षण सही ढंग से लागू हो। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये दिखाता है कि राज्य पुनर्गठन के दशकों बाद भी अगर किसी क्षेत्र में पिछड़ापन बना रहता है, हाँ, तो संविधान उसके समाधान के लिए लक्षित उपाय, टारगेटेड इंटरवेंशन करने की गुंजाइश देता है। बिल्कुल। डेवलपमेंट बोर्ड है रिजर्वेशन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके क्षेत्रीय असमानता को कम करने की एक और कोशिश है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के लिए आर्टिकल 371E है, जो संसद को यह शक्ति देता है कि वो राज्य में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी? हाँ, यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि आर्टिकल 371D, जो आंध्र प्रदेश और बाद में तेलंगाना के लिए लोक सेवाओं में कुछ विशेष प्रावधान और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से जुड़ा था। हाँ, वो तो हटा दिया गया था ना? हाँ, उसे आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 द्वारा हटा दिया गया है, लेकिन 371E अभी भी लागू है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक आखिरी पहलू पर नजर डालते हैं जो इन विशेष प्रावधानों में शामिल है। कुछ छोटे राज्यों के लिए विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या में छूट। सामान्य नियम आर्टिकल 170 के तहत ये है कि किसी राज्य की विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ अपवाद हैं। हाँ, ये प्रीलिम्स के लिए सीधे सवाल बन सकते हैं। आर्टिकल 371G, जैसा हमने पहले मिजोरम के संदर्भ में देखा, वहाँ न्यूनतम 40 सदस्य निर्धारित करता है। मिजोरम 40। आर्टिकल 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए न्यूनतम 30 सदस्य तय करता है। अरुणाचल 30। आर्टिकल 371I गोवा विधानसभा के लिए न्यूनतम 30 सदस्य निर्धारित करता है। गोवा भी 30। याद करें, आर्टिकल 371F सिक्किम के लिए भी न्यूनतम 30 सदस्य तय करता है। हाँ, सिक्किम भी 30 था। तो ये 4 राज्य, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, सामान्य 60 सदस्यों वाले नियम के अपवाद हैं।
ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने छोटे राज्यों की व्यावहारिक जरूरतों और उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए विधानसभाओं के गठन में भी लचीलापन दिखाया है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि आर्टिकल्स 371 से 371J महज कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि ये भारत के यूनिटी इन डाइवर्सिटी के सिद्धांत और असिमेट्रिक फेडरलिज्म की अवधारणा को मतलब प्रैक्टिकल शेप देने का तरीका है। बिल्कुल। ये दिखाते हैं कि कैसे हमारा संविधान अलग-अलग क्षेत्रीय जरूरतों, ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक सांस्कृतिक पहचानों को सम्मान देते हुए उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इन प्रावधानों की बारीकियों को समझना न सिर्फ तथ्यों के लिहाज से बल्कि भारतीय संघवाद की आत्मा को समझने के लिए भी जरूरी है। संक्षेप में कहें तो एस्पिरेंट्स को प्रमुख आर्टिकल्स जैसे 371 महाराष्ट्र गुजरात, 371A नागालैंड, 371F सिक्किम और 371J कर्नाटका पर खास ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये तो की है। साथ ही इन प्रावधानों के तहत प्रेसिडेंट और खासकर गवर्नर की जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका स्कोप और लिमिटेशंस मेंस के एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा, गवर्नर की भूमिका काफी अहम है इनमें। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये प्रावधान दिखाते हैं कि भारत का फेडरलिज्म एक रूप यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबल और न्यूआंस्ड है। प्रीलिम्स में अक्सर अमेंडमेंट्स जैसे 13वां, 36वां, 98वां और संबंधित क्षेत्रों या राज्यों के नाम पूछे जाते हैं। हाँ, वो फैक्ट्स तो याद रखने ही पड़ेंगे। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। आज के बदलते भारत में, जहां एक तरफ हम वन नेशन वन लॉ जैसे विचारों की ओर बढ़ रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस तेज हो रही है, क्या ये विशेष प्रावधान जो कुछ राज्यों को अलग दर्जा देते हैं आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे? क्या ये भारत की विविधता को सहेजने के लिए अनिवार्य है या फिर समय के साथ इन पर पुनर्विचार की जरूरत है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, इस जटिल सवाल पर जरूर सोचिएगा। जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर गहन चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.